मेरे मित्रों, हम आपके अपने इस YouTube चैनल एएस हैकर 2.0 पर रोजाना और सबसे पहले कुछ खास कहानियां सुनाते हैं। यह सभी कहानियां आपको हर दिन रात 3 बजे सुनने को मिलेगी, तो कृपया अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डायना अपने आंसू पोंछते हुए अभिमन्यु को दर्द से तड़पते देखकर कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी अभी। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे मेरी शक्तियां ही कुर्बान करनी पड़े तो वही सही। मैं अपनी शक्तियों के बिना जी सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना कभी नहीं। डायना ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अभिमन्यु की मदद करके ही रहेगी। अभिमन्यु अभी भी दर्द से तड़पते हुए कराहे जा रहा था। उसकी दर्द भरी आह कमरे के अंदर गूंज रही थी। डायना अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अभी, बस तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, भरोसा रखो मुझ पर। डायना के दिमाग में किताब के अंदर जो क्षतिपूर्ति संगम वाला तोड़ लिखा हुआ था वो घूमने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसमें डायन के काजल का जिक्र है। डायना उम्मीद भरी नजरों से अभिमन्यु को देखते हुए कहती है, मैं दूंगी अपना काजल तुम्हें अभी। सिर्फ अपना काजल ही नहीं, बल्कि अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी। इतना कहकर डायना अपनी आंखों में अपनी उंगली फेरने लग जाती है। वो अपनी उंगलियों से अपनी आंखों का काजल निकाल रही थी, पर जब वो अपने हाथ सामने करती है तो देखती है कि उसके हाथों में जरा सा भी काजल नहीं लगा हुआ था। उसकी उंगलियां कोरी थी। असल में आज सुबह उसने काजल लगाया ही नहीं था, जिस कारण से उसके हाथ कोरे थे। उनमें काजल नहीं आया था। डायना तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और अपने कमरे में रखा अपना बैग खोलती है। वो उसमें से काजल की डिब्बी निकालती है और जब डायना काजल की डिब्बी खोलकर देखती है कि उसके अंदर भी काजल नहीं था, उसका काजल खत्म हो चुका था। डायना घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्या, मेरा काजल तो खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? अभी को ठीक करने के लिए काजल कहां से लाऊं? मैं तो कोई और काजल ले भी नहीं सकती, क्योंकि ये डायनो का काजल है। मेरा काजल कोई आम काजल नहीं है। एक डायन के काजल में जितनी शक्तियां होती हैं, उससे कई ज्यादा कठिन होता है उस काजल को बनाना। डायने अपनी आंखों में कोई सामान्य काजल नहीं लगाती, बल्कि वो काजल यूज करती हैं जिसे चमगादड़ की हड्डी से बनाया जाता है, जिस कारण उनके अंदर खून और सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। डायने अपनी आंखों में लगाने का काजल खुद विशेष मंत्रों से बनाया करती है, और डायना भी बाकी की डायनों की तरह वही करती थी, अपना काजल खुद बनाया करती थी। डायना काजल की खाली डिब्बी को देखते हुए रोते हुए कहती है, मेरी मुसीबतें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? अपने अभी को बचाने के लिए काजल कहां से लाऊं? मेरे पास तो चमगादड़ की हड्डी भी नहीं है कि अपना काजल वापस से बना लूं। क्या करूं मैं? अपने अभी को कैसे बचाऊं? एक के बाद एक डायना की मुसीबतें बढ़ते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर उसकी प्रेम परीक्षा ले रहा हो, देखना चाहता हो कि अपने प्रेम को पाने के लिए वो कैसे इन विडंबनाओं को पार कर पाती है। हम सभी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जाती हैं, और वही वक्त होता है अपने आप को साबित करने का। और आज वही वक्त डायना के सामने था, अपने प्यार को साबित करने का। अगर उसे अपने प्यार को बचाना था तो उसके लिए कैसे भी करके डायन का काजल बनाना था, जिसके लिए उसे चमगादड़ की हड्डी चाहिए थी। वो सोचने लग गई थी कि काजल बनाने के लिए वो चमगादड़ की हड्डी कहां से लाए, जल्दी से जल्दी। वो ये भी बात अच्छे से जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। उसे जो भी करना था जल्द से जल्द करना था। इस तरफ हवेली के ही अंदर वंदना अभी अभी बाहर से टोटका करके आ रही थी। वो दबे पांव धीरे धीरे छुपते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी, ताकि कोई उसे देख न सके। वो कुछ देर पहले ही संकेत भेजकर आई थी कुछ-कुछवा दौत्य की मदद से। वंदना हवेली के अंदर कदम बढ़ाते हुए खुद से कहती है, अब तक तो कुछ-कुछवा दौत्य ने उस तक मेरा संदेश पहुंचा भी दिया होगा और वहीं पर वो नष्ट हो गया होगा। चलो, मेरे काम तो खत्म हो गया। मैंने जैसा उससे वादा किया था वो निभा दिया। अब वो भी अपने वादे निभाए तो सब ठीक रहेगा। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते जा रही थी। वंदना अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे अभिमन्यु की दर्द से कराहती हुई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसके कानों तक अभिमन्यु के दर्द से कराहने की आवाज पहुंचती है, वंदना जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। वंदना अभिमन्यु की कराहती हुई आवाज को गौर से सुनते हुए कहती है, ये कैसी आवाज है? इतनी रात में इतना कौन तड़प रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। दर्द से कराहती हुई आवाज सुनकर वंदना से रहा नहीं जाता, और वो आवाज को सुनकर समझ गई थी कि कराहने की आवाज उसके बगल में जो कमरा था वहीं से आ रही थी। वंदना बिना वक्त जाया करे उस कमरे के अंदर झांकने लग जाती है
और जब वो देखती है कि वो तड़पने की आवाज और किसी की नहीं बल्कि अभिमन्यु की थी तो वो शॉक्ड रह जाती है। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु की इतनी जल्दी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। अभिमन्यु के पास ही डायना बैठी हुई थी जिसके हाथ में उसके काजल की डब्बी थी जो इस वक्त खाली हो चुकी थी। डायना उस खाली डब्बी को देखते हुए यही सोच रही थी कि काजल बनाने के लिए वो चमगादड़ की हड्डी कहाँ से लाए। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर झांकती हुई वंदना पर पड़ती है। वो देखती है कि वंदना दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी और कमरे के अंदर झांक रही थी। वंदना तुरंत कमरे के अंदर झांकना बंद करती है और वहां से जाने लग जाती है। उसी वक्त उसे पीछे से डायना की गुस्से से भरी डरावनी आवाज सुनाई देती है, रुक जा वंदना। डायना की आवाज इतनी डरावनी थी कि वंदना के कदम खुद ब खुद अपने आप रुक जाते हैं। अगले ही पल वंदना को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ था। जब वंदना पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई और नहीं डायना ही खड़ी हुई थी जो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। डायना को गुस्सा 7वें आसमान पर था जो उसे देखते ही भांपा जा सकता था। वंदना डायना के सामने पागल होने का नाटक करते हुए उसके मन में जो आता है बकते हुए कहती है, रात बड़ी सुहानी है, चंदा को चांदनी के साथ मनानी है। रात बड़ी सुहानी है, चंदा को चांदनी के साथ मनानी है। वंदना बार बार यही लाइन दोहराई जा रही थी। डायना गुस्से के साथ ही वंदना को घूरते हुए कहती है, मुझे चमगादड़ की हड्डी चाहिए। पहले तो जब वंदना डायन के मुंह से चमगादड़ की हड्डी का जिक्र सुनती है तो हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डायना उससे चमगादड़ की हड्डी मांग रही थी। उसे लगने लग जाता है जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, इसलिए वो फिर से पागल होने का नाटक करते हुए अपनी पुरानी बात दोहराते हुए कहती है, रात बड़ी सुहानी है, चंदा को चांदनी के साथ मनानी है। डायना वंदना को गुस्से से घूरते हुए कहती है, चंदा तो चांदनी के साथ सुहानी रात मना लेगी वंदना, पर तू किसके साथ मनाएगी? तेरे पति विराट को तो उस यक्षिणी ने सालों पहले मार दिया था ना, फिर अब तेरी सुहानी रात कैसे बीतेगी? तेरी तो हर रात सुहानी की जगह वीरानी में बीतती होगी ना। डायना की बात सुनकर वंदना गुस्से से भरने लग जाती है, अपनी मुट्ठी भींच लेती है पर पलटकर कुछ नहीं कहती है। डायना ये अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहती है, अब ये पागल होने का नाटक छोड़ सौदाइन और मुझे चमगादड़ की हड्डी लाकर दे जल्दी से। जैसे ही वंदना डायना के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर थर-थर कांपने लग जाते हैं। वंदना हकलाते हुए कहती है, क्या कहा? सौदाइन? कौन सौदाइन? डायना गुस्से के साथ ही कहती है, मैंने कहा ना तुझे ये नाटक करना बंद कर। मुझे सब पता है तेरी सच्चाई कि तू कौन है और क्या चीज है, तो बेहतर यही होगा कि तू मेरे सामने नाटक मत कर। मुझे चमगादड़ की हड्डी ला कर दे। वंदना डरते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सौदाइन हूँ? डायना वंदना की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे कैसे पता चला? तू ये सब छोड़। यदि तू चाहती है ये बात घर में किसी को पता न चले, सिर्फ तुझ तक और मुझ तक ही रहे, तो जा और जल्दी से चमगादड़ की हड्डी लेकर आ। वंदना मासूमियत के साथ कहती है, पर मैं तुम्हें कहां से चमगादड़ की हड्डी लाकर दूं, वो भी इतनी रात को? डायना गुस्से के साथ कहती है, अब वो भी मैं ही तुझे बताऊं? तुझे क्या लगता है मैं कुछ जानती नहीं हूँ? मैं सब जानती हूँ। तेरे पास वो चमगादड़ की हड्डी जरूर होगी। आखिर तुम सौदाई ने उससे अपने नाखून की चमक जो बनाए रखती हो। जा और जल्दी से जाकर वो हड्डी लेकर आ। वंदना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ लाती हूँ, पर तुम वादा करो ये सौदाइन वाली बात किसी को नहीं बताओगी। डायना गुस्से के साथ कहती है, मैंने कहा मुझे चमगादड़ की हड्डी लाकर दे। डायना की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वंदना तुरंत वहां से जाने लग जाती है। वंदना चमगादड़ की हड्डी लेने अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि हवेली में ही अघोरी का तहखाना था, जिसके अंदर जादू टोना करने की हर एक चीज उपलब्ध है। वंदना जानती थी कि वहां पर जरूर उसे चमगादड़ की हड्डी मिल जाएगी, इसलिए अपने कमरे में ना जाकर वो तहखाने की तरफ जाने लग जाती है और कुछ ही देर में तहखाने से चमगादड़ की हड्डी लाकर डायना को देते हुए कहती है, ये चमगादड़ की हड्डी जो तूने मंगाई थी। डायना चमगादड़ की हड्डी देखकर खुश हो जाती है और अगले ही पल उसे थाम लेती है। वंदना डायना को एकटक नजर से घूरते हुए कहती है, वैसे तू इतनी रात को इस चमगादड़ की हड्डी का क्या करने वाली है? डायना बात को पलटते हुए कहती है, तुझे उससे क्या करना है? क्या मैंने तुझसे पूछा तू इतनी रात को कहां से आ रही है? नहीं पूछा ना, तो तू भी मुझसे कुछ मत पूछ, समझी? जब तक मेरे राज राज रहेंगे तब तक तेरे राज भी राज रहेंगे। हम दोनों की बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? वंदना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ समझ गई। अगले ही पल डायना तुरंत वापस से अपने कमरे के अंदर घुसती है और झट से दरवाजा लगा देती है। डायना का दरवाजा बंद करने के बावजूद भी वंदना वहीं पर खड़ी रहती है। वंदना अपना दिमाग दौड़ाते हुए मन में सोचती है, कमरे के अंदर तो अभिमन्यु है जो दर्द से कराह रहा है,
आखिर ये डायना कमरा बंद करके अभिमन्यु के साथ करने क्या वाली है? और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे पता चला कि मैं सौदाइन हूँ? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। वंदना यही सब सोचने लग जाती है। इस तरफ कमरे के दूसरे साइड डायना हड़बड़ाहट के साथ दरवाजा बंद करती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई चमगादड़ की हड्डी को देखते हुए कहती है, चमगादड़ की हड्डी तो मिल गई, मैं अभी इससे काजल बनाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अभी कुछ नहीं होने दूंगी। अभिमन्यु अभी भी दर्द से कराहे जा रहा था। उसके दिल की धड़कन कमजोर पड़ने लग गई थी, पर चमगादड़ की हड्डी ने डायना के मन में वापस से एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। डायना उसी वक्त पालथी मारकर फर्श पर बैठती है, मंत्र बड़बड़ाते हुए अपना बाल तोड़ती है और उस बाल को चमगादड़ की हड्डी पर लपेटने लग जाती है। डायना बड़ी ही फुर्ती के साथ ये सब क्रिया कर रही थी। डायना चमगादड़ की हड्डी को फर्श पर रखती है और उसे देखकर मंत्र पढ़ने लग जाती है और देखते ही देखते उस हड्डी में अपने आप आग लग जाती है। जैसे ही वो हड्डी जलना शुरू करती है, उसके अंदर से काला धुआं निकलने लग जाता है और डायना उस धुएं को जमा करने के लिए उसके ऊपर अपनी काजल की डिब्बी रख देती है। उस डिब्बी के अंदर काजल बनने लग जाता है। जैसे ही काजल बन जाता है, डायना तुरंत खड़ी होती है और अभिमन्यु के शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। अभिमन्यु अभी भी होश में ही था और दर्द से कराह रहा था। डायना को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख अभिमन्यु को बहुत अजीब लगता है और वो उसे रोकते हुए एकदम मरी हुई आवाज में कहता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना? मेरी शर्ट के बटन क्यों खोल रही हो? डायना अभिमन्यु के सवालों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और अभिमन्यु की शर्ट की बटनें खोलती रहती है। इस वक्त उसका एक ही मकसद था और वो था अभिमन्यु की शर्ट की बटन खोलकर उसकी नाभि पर काजल लगाना ताकि वो ठीक हो सके। डायना अभिमन्यु के साथ जबरदस्ती करते हुए अगले ही पल उसकी शर्ट उतार देती है। अभिमन्यु इतना कमजोर हो गया था कि चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रहा था। जब डायना अभिमन्यु की शर्ट उतारती है तो देखती है कि उसका पूरा सीना काला हो चुका था। वो काली शक्तियां पूरी तरह उसके सीने पर अपना कब्जा बना चुकी थी। एक जहर की तरह उसके पूरे सीने पर वो काला घाव फैला हुआ था। सिर्फ उसके सीने पर ही नहीं बल्कि उसके हाथों पर भी वो भी काले हो गए थे। डायन होने के बावजूद डायना से अभिमन्यु का सीना देखा नहीं जा रहा था। उसे इतनी घिन आ रही थी और उसी घिन के साथ एक अजीब सी बदबू भी। डायना बिना वक्त गवाए काजल निकालती है और अभिमन्यु की नाभि में लगाने लग जाती है। अभिमन्यु धीरे धीरे बड़बड़ाता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना? ये तुम क्या कर रही हो? डायना अपने हाथों से अभिमन्यु की नाभि में काजल लगाती रहती है और कुछ ही देर में उसकी पूरी नाभि में काजल लगा देती है। डायना को उम्मीद थी कि काजल लगाने के बाद अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। वो एकटक नजर से अभिमन्यु को देखने लग जाती है, पर अभिमन्यु अभी भी उसी तरह दर्द से कराह रहा था। बल्कि अब तो अभिमन्यु पहले से ज्यादा दर्द से कराहने लग गया था, जैसे अब उसका अंतिम वक्त निकट हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाभि पर काजल लगाने का कोई असर ही ना हुआ हो। डायना घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये क्या, मैंने तो अपना काजल भी लगा दिया अभी को, फिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी? सदियों से है पुराना